Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का एक्चुअल मतलब होता है नेचर। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। नेचर यानी स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली इज कॉल्ड फिजिक्स। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है स्कोप ऑफ फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स को हम कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज को देख सकते हैं, यानी एक छोटे से छोटे पार्टिकल जिसे हम देख भी नहीं सकते से लेकर बड़े से बड़े पार्टिकल जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, उसके अंदर फिज़िक्स का क्या स्कोप है वो हम जानने वाले हैं। उसके बाद पता लगेगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जिनके बेसिस पर वो नेचर चलता है, मतलब पूरे सब चीज़ें फॉलो होती है कुछ लॉज के बेसिस पे। उन लॉज को हम पढ़ने वाले हैं, उसी को फंडामेंटल लॉज बोलते हैं। तो पहला है यहाँ पर स्कोप ऑफ फिज़िक्स। स्कोप ऑफ फिज़िक्स में हम लोग ने फिज़िक्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उसे पढ़ने के लिए। एक है मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स, मैक्रो से पता चल रहा है बड़ा कुछ, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो से भी यानी छोटा कुछ। डेफिनेशन से क्लियर होगा। पहले देखते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की डेफिनेशन। इट डील्स विद द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स हैविंग साइज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 मीटर। यानी अगर पार्टिकल जो है उनका साइज 10 टू द पावर -6 मीटर से ज़्यादा हो, ये क्या होगा 10 टू द पावर -6 मीटर? इसे प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए। यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, 1 मीटर को अगर आप 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो साइज़ आएगा वो 1 माइक्रोन होता है। वो साइज़ होता है 1 माइक्रोन। तो अभी 1 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल है, कितने भी बड़े हों 1 माइक्रोन से, उनकी स्टडी में जो फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है उसे हम मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्लासिकल फिज़िक्स। जो हमारी क्लासिकल फिज़िक्स यानी न्यूटोनियन फिज़िक्स जो होती है उसे हम मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स ही कहते हैं। ये वो है जिसमें हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी क्लासिकल फिज़िक्स में मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ डील किया जाता है। सेम बात है। उसके बाद देखते हैं न्यूटन, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। न्यूटन्स लॉ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लॉरेंज फोर्सेस। न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग जानते ही हैं, पहले हम लोग 3 लॉज पढ़ के आए हैं। उसी के एलेबोरेशन फॉर्म में हम लोग आगे भी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ही अंदर आती है फिजिक्स के, क्योंकि हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा नया हो सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये, और लॉरेंज फोर्स भी इलेक्ट्रिसिटी में ही हमारे पास आएगा, उसका पार्ट रहेगा। दूसरा जो हम डील करते हैं वो है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के साथ। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या है? इट डील्स विद द पार्टिकल हैविंग द साइज लेस देन 10 टू द पावर 6 मीटर। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इट डील्स विद द पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 10 टू द पावर -6 मीटर। यानी 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से से भी छोटे जो पार्टिकल होंगे, जब हम उनके साथ डील करेंगे तो वो होगी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इट इन्वॉल्व्स क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स अभी हम नहीं पढ़ने वाले, बाद में पढ़ेंगे। मेसोस्कोपिक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। मेसोस्कोपिक फिजिक्स वो होती है जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ डील करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली फंडामेंटल फोर्स होते क्या हैं? बेसिक फोर्स। बेसिक फोर्स जो जज कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स को, या पूरे यूनिवर्स को जो चला रहे हैं, वो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते ही हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं। वो होता है F = G m1 m2/r², जहाँ पर G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इसे डराइव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम जानते हैं। पहला है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है और वो दो ऑब्जेक्ट एयर में खड़े हैं, नॉर्मली खड़े हैं एयर में, तो उनके ऊपर जितना फोर्स होगा वो सेम होगा अगर उन ऑब्जेक्ट को हम पानी में डाल दें या किसी और मीडियम में डाल दें। यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो या किसी भी और मीडियम में हो। तो यानी ये मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। सेकेंड देखते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है? लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूरी तक लगता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ तभी लगे जब वो एक दूसरे के सामने खड़े हों। ये भी हो सकता है कि वो दूर से लगे, जैसे कि मून अभी भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, जबकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इसका मतलब इन फोर्स की रेंज बहुत लंबी होती है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, विच इज़ इट इज़ द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। मतलब ये सबसे वीक फोर्स होता है। वीक का मतलब क्या हुआ कि इसकी ताकत उतनी नहीं है। कैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि अभी मैंने बोला कि मून हमें अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लो ये फोर्स वीक नहीं होता, ये होता स्ट्रॉन्ग, तो फिर क्या होता कि मून खींच लिया होता हमको और हम लोग सीधे मून से चिपक जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फोर्स वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसके बाद है मीडिएटिंग पार्टिकल। मीडिएटिंग पार्टिकल का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जो उन फोर्स के बीच में लगते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर जैसे साउंड ट्रेवल करती है तो साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। तो जो एयर के पार्टिकल है उनके बीच में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता रहता है जब वो ट्रैवल करते हैं। तो इसका मतलब उसके बीच में एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और जो पार्टिकल मूव होते हैं उस उन पार्टिकल को एयर पार्टिकल्स बोल रहे थे हम। इसी तरीके से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो कौन से पार्टिकल उस फोर्स को लगवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो होते हैं मीडिएटिंग पार्टिकल्स, और इस केस में वो होते हैं ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो अभी हमने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब आता है सेकेंड फोर्स। सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखिए, ड्यू टू चार्जेस, ये वो फोर्स होता है जो चार्जेस की मदद से लगता है। यानी कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। इसमें दो फोर्स होते हैं, एक है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स तब लगता है जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। जब भी चार्जेस सिर्फ प्रेजेंट होने चाहिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? जब चार्जेस आर मूविंग। अगर चार्जेस मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का फोर्स होता है। अगर चार्जेस रेस्ट में है यानी मोशन में नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर चार्जेस मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा दिखता है इसका फॉर्मूला। ये आएगा 12th क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे इसे। जहाँ पर के फिर से कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर पॉजिटिव 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस मतलब अगर आपने नोटबुक को टच किया है तो कांटेक्ट में है एक दूसरे के, तो कांटेक्ट फोर्सेस हो गए। वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, यानी चार्ज प्रेजेंट है, और नोटबुक पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट है। दो चार्जेस जब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कोई भी कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। नेक्स्ट है टेंशन इन स्प्रिंग या स्ट्रिंग। जब स्प्रिंग या स्ट्रिंग को खींचा जाता है या लूज किया जाता है उसमें टेंशन क्रिएट होती है। वो टेंशन भी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगेन सेम वहाँ पर भी चार्जेस है, वो चार्जेस मूव कर जाते हैं। कई बार ज़्यादा टेंशन से हम देखते हैं कि जो स्ट्रिंग होती है वो गर्म हो जाती है।
किस लिए गर्म हो गई है? क्योंकि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है, जिस वजह से उसमें टेंशन आने की वजह से वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके अलावा है फ्रिक्शन। अगेन फ्रिक्शन भी सेम फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स में भी हीट जनरेशन होती है। हमें पता लगता है कि कुछ पार्टिकल्स है जो अपनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स फिर से इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो फ्रिक्शन के केस में भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलता है। नॉर्मल रिएक्शन में भी वो फोर्स लगता है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन में क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी अभी हमने बोला ऊपर कि कॉन्टेक्ट फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन दूसरी बॉडी हमेशा तभी लगाती है जब उस पर कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा हो। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में। तो अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में बहुत इजीली क्लियर होगा। अभी सिर्फ हमें एग्जांपल्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ होता है कॉन्टेक्ट फोर्स में, टेंशन इन स्प्रिंग या स्ट्रिंग, फ्रिक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन में। उसके बाद आता है मीडिएटिंग पार्टिकल। इसके लिए मीडिएटिंग पार्टिकल कौन से होते हैं? फोटोन पैकेट ऑफ लाइट होते हैं। उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जनरेशन का रीज़न मानते हैं। मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट में भी कहीं ना कहीं स्मॉल पार्टिकल का रोल आता है, चार्जेस का रोल आता है। इसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। फॉर टू प्रोटॉन्स, अगर दो प्रोटॉन्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो कितना आया? 10⁻36 इतना रेशो आया। इसका मतलब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था, ये डिनोमिनेटर में था ग्रेविटेशनल फोर्स, और आंसर हमारे पास बड़ा आया है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा है किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है। वो तो हमने पहले भी बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हुआ वो ग्रेविटेशनल से तो बड़ा ही है। तो यानी किसी भी कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू या उसका स्ट्रॉन्ग होगा वो कंपैरेटिव टू एक ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड फोर्स जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखते हैं। दीज आर अबाउट 100 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब हमने क्या जाना? सबसे वीक था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और भी स्ट्रॉन्ग है, यानी 100 टाइम्स ग्रेटर है। इसमें हो क्या रहा है? इस फोर्स में जब भी ये फिगर जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो हमारे पास प्रोटॉन्स है, एक ये है एक ये है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। पर ये दूसरा जो अट्रैक्शन दिखा है यहाँ पर, ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है? पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि वो एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। कोई भी चार्ज है, अगर कोई दो पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, हर केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रूल रहता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? दो पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में, और उनके चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दिया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। देखो, प्रॉपर्टीज में क्या होगा? चार्ज इंडिपेंडेंट, जो अभी बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के लग रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है, दोनों चीज़ से कोई मैटर नहीं करता, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। सेकंड है शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटेशन हमने देखा था कि मून की दूरी तक लग गया था, ये शॉर्ट रेंज होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल पास, कितना पास? 10⁻⁻15 मीटर तक के डिस्टेंस पर होंगे दोनों पार्टिकल, तभी फोर्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इतनी रेंज में ही लगता है। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। देखो, इसकी रेंज छोटी है कि बहुत कम डिस्टेंस में लगता है, यानी इतनी दूरी पर ही लगेगा, मान लो इससे भी बहुत कम, इतनी दूरी पर लगेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा वो फोर्स, स्ट्रॉन्ग इन नेचर विद इन ए स्मॉल रेंज। रेंज स्मॉल है लेकिन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। इसके मीडिएटिंग पार्टिकल क्या होते हैं? पाई मेसॉन्स। इसके मीडिएटिंग पार्टिकल पाई मेसॉन्स कहे जाते हैं। उसके बाद इट डू नॉट फॉलो डज नॉट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में वैसे हम जानेंगे, पर बेसिकली सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा पार्टिकल यहाँ है, इन दोनों के बीच में अगर जो फोर्स पहले मान लो F लग रहा था, ठीक है, अगर इनके बीच में एक तीसरा पार्टिकल भी आ गया, अब ये फोर्स F नहीं लगेगा। सुपरपोजिशन अगर होता तो हम क्या करते कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच का जो फोर्स कैलकुलेट करते वो इंडिपेंडेंट होता पार्टिकल 3 से। तो हम पहले 1 का 2 के साथ कैलकुलेट करते, फिर 1 का 3 के साथ। जब हम 1 का 2 के साथ कैलकुलेट करते तो हम ये मान लेते कि 3 था ही नहीं। जब 1 का 3 के साथ कैलकुलेट करते तो ये मान लेते कि 2 था ही नहीं। पर इस केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहा। ये बोलता है कि 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था, अगर आपने थर्ड पार्टिकल बीच में डाल दिया तो 1 और 2 के बीच में वो फोर्स नहीं लगेगा जो पहले लग रहा था, उनके बीच में वो फोर्स चेंज हो जाएगा। जबकि ग्रेविटेशनल में देखिए, अगर मून हमें जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, अगर हमारे और मून के बीच में एक कार खड़ी हो जाए या कुछ भी एक एरोप्लेन आ जाए, तब भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। पर ये केस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के साथ नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर में दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स पहले लग रहा था, अगर उनके बीच में एक तीसरा पार्टिकल आ गया तो वो फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट इंटरेक्ट्स विद इमीडिएट नेबर, मतलब ये इमीडिएट नेबर से ही इंटरेक्ट करता है। अगर ये पार्टिकल यहाँ है और थर्ड यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, पर इसका इससे फोर्स नहीं लगेगा। तो ये इमीडिएट नेबर के साथ ही इंटरेक्ट करता है। और इसमें मीडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्लूऑन्स होते हैं। मीडिएटिंग पार्टिकल और ग्लूऑन्स। अच्छा देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था मीडिएटिंग पार्टिकल पाई होते हैं, अब बोल रहे हैं मीडिएटिंग पार्टिकल ग्लूऑन होते हैं। मतलब वैसे तो मीडिएटिंग पार्टिकल हम लोग पाई को ही मानते हैं, पाई मेसन्स को ही मानते हैं, पर जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स किस चीज़ के बनते हैं? क्वार्क से बनते हैं। उनके जो मीडिएटिंग पार्टिकल्स है वो हमारे पास होंगे क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें आगे क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज देखो 10⁻⁻16 मीटर, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से भी छोटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की कितनी थी? 10⁻⁻15, और ये है 10⁻⁻16, उससे भी कम हो गया। ये कब लगते हैं? एक्ट्स व्हेन ए बीटा पार्टिकल और इज एमिटेड। एग्जाम्पल, एक न्यूट्रॉन अगर टूटता है एक प्रोटॉन में, एक बीटा पार्टिकल में यानी कि इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में, इस टाइप की रिएक्शन अगर होती है तो इसमें देखिए जो हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि 10⁻⁻16 मीटर की रेंज में लग रहा है। जब भी एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा जैसे कि इस रिएक्शन में, तब वो फोर्स एक्ट करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे पास होता है वो इस 10⁻13 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास कंपैरिजन हो जाएगा। उसके बाद है ऑल्सो एक्ट्स व्हेन पायोन्स कन्वर्ट टू म्यून्स। जब पायोन्स जो है म्यून्स में कन्वर्ट होते हैं तब भी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। पायोन्स म्यून्स क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जिनके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जिनके बने होते हैं, तो वो पायोन्स और म्यून्स होते हैं जो फर्दर क्वार्क से बनते हैं। ठीक है, तो मीडिएटिंग पार्टिकल इसमें होते हैं बोसोन्स। बोसोन नाम रखा गया है इंडियन साइंटिस्ट एस.एन. बोस के नाम पर। तो ये हो गए हमारे 4 फोर्सेस। इनका सीक्वेंस हमारे पास ये रहेगा। स्ट्रेंथ का सीक्वेंस सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है।